हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनी में एक बार फिर स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग बंगाल के उदय की चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ध्यान दीजिएगा, शाह शुजा जो बंगाल का सूबेदार था, उसने 1651 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा अर्थात बंगाल में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक प्रमुख व्यापार की छूट दी थी। ठीक है, ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बस खाली यहाँ पे दे सकता है कि अंग्रेजों को 3000 रुपये सबसे पहले वार्षिक व्यापार पर, वार्षिक मुक्त व्यापार पर छूट किसने दी थी? तो शाह शुजा ने थी। उसके बाद 1698 में अजीमुल शाह, जो औरंगजेब का पोता था अजीमुल शाह, इसने कालीकाका, गोविंदपुर और सूतानदी, कालीकाका, गोविंदपुर और सूतानदी को अंग्रेजों के लिए को जमींदारी वसूलने का कार्य किया था, या फिर अंग्रेजों को बेच दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानदी की जमींदारी कब और किससे ली थी? तो 1698 में अजीमुल शाह से ली थी। अब ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 को हुई थी। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में, ध्यान देना, 1700 ईस्वी में ही औरंगजेब ने बंगाल का दीवान मुर्शीद कुली खां को बना दिया। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान किसने बनाया था? तो बंगाल का दीवान औरंगजेब ने बनाया था। ध्यान दीजिएगा, मुर्शीद कुली खां पहले एक हिंदू हिंदू था, बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, तो उसका नाम मुर्शीद कुली खां हो गया था। अब ध्यान दीजिए, हमें मुर्शीद कुली खां से संबंधित जितने प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। मुर्शीद कुली खां 1707 से लेकर 1729 यानी 1707 से लेकर के 1729 तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान या नवाब रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो लड़ाई थी अजीमुल शाह से हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसकी लड़ाई अजीमुल शाह से होने लगी, जिससे तंग आकर के इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी 1717 में। ध्यान दीजिएगा, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद स्थानांतरित की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो मुर्शीद कुली खां ने की थी। या फिर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? तो ढाका से मकसूदाबाद की थी 1717 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जाने के बाद इसने मुगल सल्तनत का जो वार्षिक कर था उसको देना बंद कर दिया। एक सूबेदार था, एक गवर्नर था या दीवान था, इसने क्या किया, एक वार्षिक जो टैक्स दिया जाता था वो टैक्स, ईयरली टैक्स को बंद कर दिया। इसी समय 1717 में फर्रुखशियर, जिसे खिड़क कायर के नाम से जाना जाता है इतिहास में, फर्रुखशियर जो है वो मुगल बादशाह बनता है और उसने इसे बंगाल का नवाब बना दिया। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब किसने बनाया था? तो मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब फर्रुखशियर ने बनाया था 1717 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, बंगाल का नवाब बनने के बाद इसने 1719 में ओडिशा को अपने में मिला लिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओडिशा बंगाल का अंग कब बना? तो 1719 में बना। ओडिशा को बंगाल में किसने मिलाया? तो मुर्शीद कुली खां ने मिलाया। अब ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो मुर्शीद कुली खां ने की थी। अब ध्यान दीजिएगा, इजारेदारी प्रथा क्या है? यह किसानों को ऋण उपलब्ध कराती थी, जिसे तकावी कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, किसानों के लिए क्या कही? तकावी की शुरुआत।
क्वेश्चन पूछेगा बंगाल में किसानों के, ध्यान दीजिए किसान आज बहुत जरूरी है। किसान एक ऐसा टॉपिक है जिसमें में तो सबके नजर पे है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल में तकावी की शुरुआत किस प्रथा के तहत हुई? इजारेदारी प्रथा के तहत हुई। तकावी की शुरुआत किसने की? मुर्शीद कुली खान ने की। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? मुर्शीद कुली खान ने की। तकावी क्या था? किसानों को दिया जाने वाला ऋण तकावी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, तकावी जो था किसानों को दिया जाने वाला ऋण था। अब ध्यान दीजिए, इसी ने बंगाल में वंशानुगत परंपरा की शुरुआत की, क्योंकि मुर्शीद कुली खान के बाद ही बंगाल में वंशानुगत परंपरा की शुरुआत हो गई थी। अब यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहाँ पे है, क्वेश्चन उलट के पूछा जा सकता है कि बंगाल में इजारेदारी प्रथा का जन्म किसे कहा जाता है? बंगाल में इजारेदारी प्रथा का जन्म किसे कहा जाता है? इजारेदारी प्रथा का जन्म मुर्शीद कुली खान को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मुर्शीद कुली खान की जो मृत्यु होती है 1729 में होती है। मुर्शीद कुली खान 1707 में बंगाल का दीवान बनता है। 1729 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1729 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका जो दामाद था, मुर्शीद कुली खान दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, यह बंगाल का नवाब बनता है, जो 1727 से 1739 तक, 1727 से 1739 तक रहा। यह मुर्शीद कुली खान का दामाद था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है शमशुद्दीन मोहम्मद खान कौन था? तो मुर्शीद कुली खान का दामाद था और मुर्शीद कुली खान के समय में यह उड़ीसा का उप सूबेदार हुआ करता था। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है उड़ीसा का उप सूबेदार, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है मुर्शीद कुली खान के समय शुजाउद्दीन मोहम्मद खान क्या था? तो उड़ीसा का उप सूबेदार हुआ करता था। अब ध्यान दीजिएगा, जब यह सूबेदार यह जो है नवाब बन जाता है बंगाल का, तो 1732 में बिहार को बंगाल में मिला गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार को बंगाल में किसने मिलाया था? बिहार को बंगाल में किसने मिलाया था? तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने मिलाया था। कब मिलाया था? तो 1732 में। और इसने बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खान को नियुक्त कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है शुजाउद्दीन मोहम्मद खान के समय बिहार का उप सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? अलीवर्दी खान को, जो इसकी सबसे बड़ी भूल थी, इसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। ध्यान देना यहाँ पे, शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद 1739 में सरफराज खान शुजाउद्दीन का पुत्र था, वह नवाब बनता है जो एक अयोग्य शासक रहता है, जो एक अयोग्य शासक रहता है। उसने हैदर जंग की उपाधि धारण की। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा बंगाल का शासक जिसने हैदर जंग की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन बी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ऑप्शन सी अलीवर्दी खान, ऑप्शन डी सरफराज खान। तो दोस्तों यहां पे आंसर होगा ऑप्शन डी सरफराज खान, क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर होगा वो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता है अधिकांश, ऐसा देखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसने हैदर जंग की उपाधि धारण की। इधर अलीवर्दी खान इससे संघर्ष करने को तैयार हो गया कि बंगाल का गवर्नर हम बने, जिसके लिए 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? गिरिया का युद्ध कब हुआ था?
1740 में हुआ था। गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। सरफराज खां की इसमें क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां जीत गया। अलीवर्दी खां जीत गया। ध्यान दें यहाँ पे कि अलीवर्दी खां का जो सपोर्ट किए थे हाजी अहमद, इसके सपोर्ट करने वाले थे हाजी अहमद और थे जगत सेठ। हाजी अहमद और जगत सेठ ने इसका सपोर्ट किया था। तो अब हम लोग अलीवर्दी खां के बारे में देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा, जिसने मिर्जा मोहम्मद खां की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिर्जा मोहम्मद खां की उपाधि किसने धारण की थी? अलीवर्दी खां ने धारण की थी। ध्यान दीजिएगा, अलीवर्दी खां मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए देता है और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित करवाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मुगलों द्वारा संयुक्त बंगाल अर्थात बिहार, बंगाल और उड़ीसा का पहला नवाब किसे नियुक्त किया गया था? अलीवर्दी खां को। या फिर संयुक्त बिहार का पहला नवाब कौन था? तो अलीवर्दी खां था, जिसने 1740 में बंगाल का नवाब स्वयं घोषित किया था। अब ध्यान दीजिएगा, 1740 से 51 तक बंगाल को मराठों ने लूटा। मराठे ऐसे थे जो पूरे भारत में चौथ वसूलने का काम किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे भारत में चौथ किसने वसूली थी? मराठों ने वसूली थी। इसी तरह से मराठों ने रघुजी भोसले के नेतृत्व में 1740 से 51 तक बंगाल को लूटा। उसके बाद 1751 में मराठों से संधि हुई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठों से अलीवर्दी खां की संधि कब हुई थी? तो 1751 में हुई थी। और मराठों की ओर से जो संधि करने वाले थे उनका नाम था रघुजी भोसले। इसमें अलीवर्दी खां द्वारा 12 लाख रुपए चौथ दिया गया और साथ ही उड़ीसा मराठों को सौंपी गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़ीसा पर मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार कब दिया गया? 1751 की मराठों की संधि के तहत दी गई। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का अधिकार दिया अलीवर्दी खां ने और सेना रखने तथा किलेबंदी पर रोक लगा। अलीवर्दी खां ने सेना रखने और किलेबंदी पर रोक लगा दी, जिसके उसके बाद 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई पेचिश के कारण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1756 में हुई थी पेचिश के कारण। इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं था। इसकी 3 पुत्रियां थी। पहली पुत्री का विवाह ढाका के नवाब से हुआ था। इसकी पहली पुत्री का नाम पता है, जिसका नाम है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम का विवाह ढाका के नवाब से हुआ था, जिसके पति का देहांत हो चुका था और इसके 2 सहयोगी थे, राय वल्लभ और कृष्ण वल्लभ। और यह भी युद्ध करती है उत्तराधिकार के लिए। दूसरी जो पुत्री थी उसका भी नाम पता नहीं है। उसका विवाह पूर्णिया के नवाब से हुआ था। पूर्णिया के नवाब का जो पुत्र था शौकत जंग था, वह भी इसका दावेदार था। और तीसरी पुत्री जो थी, जो सबसे छोटी बेटी थी, इसका विवाह पटना के नवाब से हुआ था और इसका पुत्र सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अलीवर्दी खां द्वारा उत्तराधिकारी घोषित। अलीवर्दी खां द्वारा उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया था? सिराजुद्दौला। क्वेश्चन पूछा जाता है सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? अलीवर्दी खां का।
अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला था। अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला को कब अपना उत्तराधिकारी 1756 में, और 1756 में ही सिराजुद्दौला यहाँ पे इनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, जो 1756 से 1757 तक बंगाल का नवाब है। इसके समय में उत्तराधिकार युद्ध के दौरान ही एक युद्ध होता है जिसका नाम है मनिहारी का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा मनिहारी का युद्ध कब हुआ था? तो मनिहारी का युद्ध 1756 में हुआ था, 1756 में सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच। शौकत जंग के जो सहयोगी थे वो इसकी मौसी घसीटी बेगम और घसीटी बेगम के जो सहयोगी थे राजवल्लभ और कृष्ण वल्लभ, ये साथ साथ इनका अंग्रेजों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन शौकत जंग मारे गए। शौकत जंग मारे गए, सिराजुद्दौला विजयी हुआ। इसी समय 1756 में ही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1756 में, 1756 में। और इसका परिणाम भारत में यह हुआ कि अंग्रेज और साथ साथ फ्रांसीसी भी अपना किलेबंदियों की होड़ में लग गए, किलेबंदियां करने लगे ताकि सुरक्षित रह सके। और इसी दौर में बंगाल में किलेबंदी की जाने लगी, जिसका फ्रांसीसियों को सिराजुद्दौला ने मना किया, वो मान गए, लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। अंग्रेज दस्तक का हवाला देते थे, जबकि दस्तक में उन्हें किलेबंदियों का प्रमाण नहीं था। दस्तक क्या था? 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फारूकशियर द्वारा अंग्रेजों को दिया गया फरमान दस्तक कहलाता है, जिसे इतिहासकार और अंग्रेज इतिहासकार ओर्म है उसके द्वारा अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारत में अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये 1717 का जो दस्तक था उसका दुरुपयोग करने लगे। यही दुरुपयोग जो था प्लासी युद्ध का कारण बनता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लासी युद्ध का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो 1717 का के दस्तक का दुरुपयोग था। इसके बाद दुरुपयोग होने पर सिराजुद्दौला विवश हो गया और कासिम बाजार, अंग्रेजों की जो बस्तियां थी कासिम बाजार, उसको जीत लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कासिम बाजार को अंग्रेजों से किसने छीना था? तो सिराजुद्दौला ने छीना था। इसके अलावा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की जो फोर्ट विलियम था कलकत्ता में बना हुआ, उसको छीन लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। और फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था उसका नाम था ड्रेक। ये गवर्नर था और मिंचन जो था सेनापति था। ध्यान देना, ड्रेक और मिंचन जो थे ये फोर्ट विलियम को जब घेर लिया तो ये लोग यहाँ से निकल के भागे और भाग कर फुलटा द्वीप पे सड़ गए। लेकिन इनके साथ जो बच्चे थे, स्त्रियां थी, ये सभी पकड़े गए। और पकड़े गए तो इनको 146 संख्या थी। 146 लोगों को 18x14 के कमरे में बंद कर दिया, जिसमें एक भी खिड़की नहीं थे, कहीं रोशनदान भी नहीं था, कहीं से गैस नहीं निकल सकता था इसमें से, जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई, 23 व्यक्ति जिंदा रहे। और 23 व्यक्ति जो जिंदा रहे उसी में एक हालवे भी था जिसने एलाइव द वंडर होल नामक पुस्तक में इस घटना का जिक्र किया। तो क्वेश्चन पूछता है ब्लैक होल की घटना का जिक्र सबसे पहले किसने किया था? तो हालवेल ने किया था। किस पुस्तक में? एलाइव द वंडर होल में। और इसके बाद जो है पूरे कलकत्ता पर अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलीनगर किसका प्राचीन का किसका जो है नया नाम है? तो कलकत्ता का नाम अलीनगर था, या फिर कलकत्ता का नाम बदलकर सिराजुद्दौला ने क्या रखा था? अलीनगर रखा था, अपने नाना के नाम पर रखा था। अब ये ब्लैक होल की घटना के बारे में एक व्यक्ति है जिसने एक सियारुल मुतखैरी, उनकी पुस्तक है सियारुल मुतखैरी, उसमें इसका जिक्र उन्होंने किया है। गुलाम हुसैन ने जिक्र किया सियारुल मुतखैरी ने, उसने ब्लैक होल घटना लिखा है। ठीक है। इसके बाद मद्रास से अंग्रेजों की जो सेनापति थे, 2 सेनापति, एक एडमिरल वाटसन नौसेनापति थे और
पैदल सेनापति थे लॉर्ड क्लाइव, ध्यान देना। मद्रास से 2 सेनापति, एक 9 सेनापति, मद्रास ध्यान देना है, ये मद्रास है, मद्रास से 9 सेनापति जो थे एडमिरल वाटसन, एडमिरल वाटसन और पैदल जो सेनापति थे, पैदल जो सेनापति थे वो थे क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। ये दोनों बंगाल पहुंच गए, दोनों किसी ना कहां पहुंच गए, बंगाल पहुंच गए। और बंगाल जब पहुंची तो इसने एक संधि की, जिसे हम लोग अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि, यह एक अपमानजनक संधि। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में हुई थी। अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? ध्यान देना। तो सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव के बीच हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों का जो सेनापति था क्लाइव, उसके बीच हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में थी। अलीनगर की संधि कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। इसके तहत क्या किया गया? इसमें जो 5 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात जो थी, 1717 के फर्रुखियत द्वारा अंग्रेजी स्वीकृति नवाब द्वारा की गई। 1717 के दस्तक को नवाब द्वारा स्वीकृति मिली, मतलब व्यापार वाणिज्य कर सकते थे। इसके अलावा मुक्त व्यापार में किसी प्रकार के कर न लगाने की छूट मिली, यानी बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट ली है अंग्रेजों ने। तीसरी जो पॉइंट थी, सिराजुद्दौला द्वारा जो जीती गई क्षेत्र थे, सिराजुद्दौला द्वारा जीता प्रदेश वापस करना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से क्षतिपूर्ति के रूप में